दोस्तों, सिख एम्पायर भारत के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 19वीं शताब्दी के दौरान इस साम्राज्य की सीमाएं वेस्ट में खेवर दर्रे से लेकर ईस्ट में तिब्बत तक थी, साउथ में अमरकोट से लेकर नॉर्थ में कश्मीर तक थी। इतने बड़े साम्राज्य का क्रेडिट खास तौर पर महाराजा रणजीत सिंह को दिया जाता है, जिनके शासन में कितनी ही बार सिख आर्मी ने अफगानों को हराया था। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान अंग्रेज भी सिख एम्पायर से थोड़ा दूरी बनाकर ही रहते थे। कहा जाता था कि उस समय अफगान में जब भी कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ यह कहकर उसे चुप कराती थी कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। खैर दोस्तों, आज अगर वर्तमान की बात करें तो अभी हाल ही में खालिस्तान शब्द काफी सुनने को मिला है, जो भारत को तोड़ने की बात करता है। हालांकि मैं इस शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इतिहास में भी सिख भारत का गौरव रहे हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, जब गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, उस समय यह धर्म सेवा और भक्ति पर विश्वास करने वाला प्रमुख धर्म था, जो हिंदू और इस्लाम की कमियों को दूर करके स्थापित किया गया था, जिसमें कोई जात पात या ऊंच नीच नहीं थी। इसलिए कई नीचे के तबके के मुसलमानों और हिंदुओं ने इस धर्म को अपनाया था। लेकिन जब मुगल काल के दौरान सिख गुरुओं के साथ जातियां काफी ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए और एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख साम्राज्य की नींव औरंगजेब की मृत्यु के समय ही शुरू हो चुकी थी। जब औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो चुका था। 1699 में जब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फौज की स्थापना की थी, जिसने अकाल सेना की जगह ली थी। हालांकि कहानी काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब मुगल एम्पायर के सबसे सफल शासक अकबर के शासन के दौरान सिख धर्म काफी फला और फूला था। कहा जाता है कि अकबर ने गुरु अमरदास के लंगर का दौरा भी किया था, जिनका उन पर काफी प्रभाव भी पड़ा था। उन्होंने लंगर के लिए सिखों को कुछ जमीनें भी दान की थी। इसलिए अकबर की मौत यानी कि 1605 तक सब कुछ ठीक ही रहा। लेकिन जब अकबर का बेटा जहांगीर नया शासक बना, तो परिस्थितियां बिगड़ने लगी। अकबर के शासन के दौरान सलीम यानी कि जहांगीर ने बार बार अकबर के खिलाफ विद्रोह किए थे, क्योंकि अकबर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जहांगीर को अयोग्य मानता था। यहाँ अकबर की पहली पसंद था जहांगीर का बेटा खुसरो मिर्जा। लेकिन अकबर की मौत के बाद सत्ता जहांगीर के हाथों में आ गई और जहांगीर ने अपने ही बेटे खुसरो मिर्जा को महल में ही नजरबंद कर दिया। हालांकि बाद में खुसरो मिर्जा महल से भाग गया और जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगा। इस दौरान वो छुपते छुपाते गुरु अर्जुन देव की शरण में पहुंचा, क्योंकि इससे पहले वो अपने दादा यानी कि अकबर के साथ पहले भी अर्जुन देव से मिल चुका था। इसलिए जब वो यहाँ दोबारा आया तो गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया। बाद में रिवोल्ट के दौरान जहांगीर ने मिर्जा को हरा दिया और जेल में ही आंखें फोड़कर मार डाला। मिर्जा को पकड़ने के बाद उसकी मदद करने वालों पर कार्रवाई की गई, इसलिए गुरु अर्जुन देव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यहाँ जहांगीर सिखों को भी खतरों के तौर पर देखता था, इसलिए इसी बहाने के साथ गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन गुरु अर्जुन देव ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया और अमृतसर की रक्षा के लिए एक किले की स्थापना भी की। सिखों की आवाज को दबाने के लिए जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। हालांकि कई सालों के बाद जब जहांगीर को लगा कि अब उन्हें सिखों से कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा कर दिया। आगे चलकर औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के खिलाफ कई प्रचार किए। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को धर्मांतरण से बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। यहाँ भी उनके सामने दो ही विकल्प रखे गए, इस्लाम या मौत, और उन्होंने मौत चुनी। तो दोस्तों, इस तरह से सिखों के खिलाफ कई सारे अत्याचार किए गए, जिसके चलते सिखों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा सेना का गठन किया। इन्हीं की सेना ने शिवालिक पहाड़ी राजाओं की सेनाओं को खदेड़ दिया था। हालांकि खालसा की स्थापना के बाद सन 1701 में शिवालिक के राजाओं और मुगलों की संयुक्त सेनाओं ने आनंदपुरम पर हमला किया, जिसके कारण खालसा को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन मुक्तसर की लड़ाई में दोबारा मुगलों को हरा दिया
और खालसा फिर से संगठित हो गया। हालांकि बाद में सन 1707 में गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह फर्स्ट से आगरा में मुलाकात भी की थी। सन 1708 में उन्होंने अपने नांदेड़ दौरे के दौरान एक बैरागी से मुलाकात की जिनका नाम माधो दास था, जिन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था, जिन्हें बाद में बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना गया। गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बहादुर की मुलाकात अगस्त 1708 में हुई थी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मौत से कुछ महीनों पहले ही। इस मुलाकात में गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब को दोबारा जीतने का आदेश दिया और एक पत्र के जरिए सभी सिखों को मुगलों के खिलाफ एक साथ आने को कहा। बंदा सिंह बहादुर ने 2 साल तक गुरु के आदेश के तहत समर्थन जुटाया और गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के बाद उन्हें अच्छा खासा समर्थन भी मिला। समर्थन हासिल करने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने बड़े बड़े जमींदार परिवारों की जागीरों को तोड़ना शुरू कर दिया, उनकी जमीनें छीनकर छोटे गरीब किसानों में बांटनी शुरू कर दी और एक कृषि विद्रोह की शुरुआत कर दी। हालांकि उनके इस विद्रोह को मुगल सेना ने कुचल दिया। उन्होंने सतलुज और यमुना नदी के बीच एक क्षेत्र पर शासन किया और लोहगढ़ में अपनी राजधानी की स्थापना की और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्कों का चलन भी शुरू किया। हालांकि सन 1716 में गुरुदास नागल में अपने किले की रक्षा के दौरान मुगल सेना ने उन्हें हरा दिया और गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, जहां इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके बारे में कई सारी अलग अलग कहानियां हैं जो आपका दिल दहला देगी। लेकिन फिर भी इन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया और अंत में इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इनकी मौत के साथ ही मुगल एम्पायर भी अपने अंत की ओर बढ़ना शुरू हो चुका था, जिसके कारण पंजाब क्षेत्र में एक अशांत माहौल बन चुका था। मुगल एम्पायर के अंत के बाद इस क्षेत्र में एक पावर बैलेंस बना, जिसका फायदा सिखों ने उठाया और दल खालसा के सिखों ने अपने खुद के स्वतंत्र सिख प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन भी किया, यानी कि मिस्ल का गठन किया, जिन्हें आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने यूनाइट किया था। इनके अलावा सिंध सतलज राज्य, जिन्हें दल खालसा के सिखों ने स्थापित किया था। ये राज्य नॉर्थ में सतलज नदी, ईस्ट में हिमालय, साउथ में यमुना नदी और वेस्ट में सिरसा जिले तक स्थित थे। एक समय ये राज्य मराठा एम्पायर के अधीन आ गए थे, लेकिन सेकंड एंग्लो वॉर के बाद ये न्यूट्रल हो गए। जब महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, उस दौरान इन राज्यों ने अंग्रेजों से मदद मांगी। ये राज्य रणजीत सिंह के साथ एक शांति समझौता चाहते थे, क्योंकि 1807 में रशियन एम्पायर ने नेपोलियन के साथ तिलसिट की ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसके तहत वो भारत पर हमले की योजना बना रहा था। या यूं कहे कि पूरे भारत में इस तरह की अफवाह फैली थी कि रशियन एम्पायर भारत पर हमला करने आ रहा है। ये सभी राज्य राजा रणजीत सिंह का साथ चाहते थे। वहीं ये राज्य सतलज नदी के साउथ में थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा पर थे। इसलिए अंग्रेज भी रणजीत सिंह के सिख एम्पायर के बीच एक बफर जोन चाहते थे। इसलिए 1809 में अमृतसर की ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत सतलज नदी अंग्रेजों और सिख एम्पायर के बीच की सीमा बन गई। वहीं दोस्तों, बात करें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, जिन्हें पंजाब का शेर भी कहा गया है। जुलाई सन 1799 में उन्होंने पंजाब की राजधानी यानी कि लाहौर पर कब्जा कर लिया। शुरू में अफगान राजा जमान शाह ने रणजीत सिंह को शहर के गवर्नर के तौर पर मान्यता दे दी थी, लेकिन सन 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया और यहीं से सिख साम्राज्य की शुरुआत भी मानी जाती है। उन्होंने सिख गुरुओं के सिक्कों का चलन शुरू किया और सिख एम्पायर के अधीन सभी सिख राज्यों को यूनाइट करने का मिशन शुरू किया। यहाँ उन्होंने 1 साल बाद अमृतसर पर कब्जा कर लिया। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई तो उन्होंने बाकी के क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे सन 1807 में मुस्लिम शासित कसूर पर हमला शुरू किया, जहां बैटल ऑफ कुसूर की लड़ाई करीब 1 महीने तक चली। इस लड़ाई में अफगान प्रमुख कुतुबुद्दीन हार गया और सिख साम्राज्य का विस्तार नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ गया। आगे चलकर उन्होंने 1818 तक मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1819 में उन्होंने अफगान सुन्नी मुस्लिम शासकों को हराकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह की कमान में सिख आर्मी ने बार बार अफगानों को हराया। जैसे सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई थी 1834 में, जब मोहम्मद अजीम खान ने जिहाद के नाम पर 25,000 की सेना के साथ पेशावर पर हमला किया था, लेकिन महाराजा की सेना ने उन्हें हरा दिया। सन 1837 में सिखों और अफगानों के बीच अंतिम लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद सिख एम्पायर की पश्चिमी सीमा तय हो गई। उस समय पूरे भारत वर्ष में 2 ही शक्तिशाली आर्मी थी, एक तो थी सिख आर्मी
और दूसरी थी ब्रिटिश आर्मी। 1938 में काबुल के सिंहासन से शाह सोजा को हटाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड ने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान में घुसी थी और सिख आर्मी ने काबुल में विजय परेड में भाग भी लिया था। कुल मिलाकर महाराजा रणजीत सिंह की कमान में एक ताकतवर सिख एम्पायर उभरा, जबकि इनके शासन में 70% मुस्लिम थे, 24% हिंदू थे और केवल 6 से 7% सिख ही थे, जिन्होंने एक ताकतवर साम्राज्य खड़ा किया। खैर दोस्तों, 27 जून सन 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। मतलब इस साम्राज्य के पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो दोस्तों, ये था सिख एम्पायर। हालांकि यहाँ हमने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की है, जिनके बारे में हम अफगान सिख वार वाले वीडियो में बात करेंगे। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।